दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं पॉलिटिकल लेसन 23 सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो ये भाग 5 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत का सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना ये हुई था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1973 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल रूप से संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 7 पे, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 33। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई भी, यानी वह किसी अधिक या उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका है, या वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या वह एक पारंगत विवेकता हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसके परामर्श करते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब इनमें से सभी, यानी सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में और जनपद सत्र न्यायालय में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग आए तो क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी न्याय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों को कोरम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय के एडवोकेट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 वर्षों तक। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 65 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 20 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त की आयु है। तो सेवानिवृत्त की आयु है 65 वर्ष। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है।
तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। मतलब 65 वर्षों तक रहता है, लेकिन इसमें से कोई 65 वर्ष नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो इसका ए में ऑप्शन दिया हुआ है कदाचार, बी में है असमर्थता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद की किस तरह महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी करता है? तो पदच्युत का आदेश यह जारी करता है राष्ट्रपति। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 25 पे। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। तो ये थे जस्टिस रामास्वामी। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,80,000। और 27 में सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इनको मिलता है 2.5 लाख, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे आ जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो ये करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सांसद को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे आ जाते हैं। कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत संविधान का अनुच्छेद 348। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वोच्च न्यायालय की किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधीनस्थ न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में न्यायपालिका है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एकीकृत। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत का उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्च न्यायालय को यह उसका मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसकी परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श ले सकता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, उच्च न्यायालय को परामर्श दायित्व बनाया गया है। तो ये बनाया गया अनुच्छेद 143 के तहत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उच्चतम न्यायालय को। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 41 पे। भारत के न्यायिक पुनर्विवेचन की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विवेचन कार्य का अर्थ है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कानून की संवैधानिक वैधता की पुनरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 43 है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय
43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्याय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और यूएसएस में है। क्वेश्चन नंबर 46 है, केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करने का सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, तो वह प्रारंभिक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय के प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को। क्वेश्चन नंबर 50 है, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरंभिक अधिकारिता। क्वेश्चन नंबर 51 है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 52 पे, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी पदाधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिकार परीक्षा रीट। क्वेश्चन नंबर 53 है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। तो लाभ का परिभाषित हुआ है सर्वोच्च न्यायालय से, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलीय क्षेत्राधिकार के संबंधित है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 134 के ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 56 है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मूल क्षेत्र अधिकार के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो राष्ट्रपति को परामर्श देता है जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकरी प्रसादवाद 1951 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सांसद को मूल अधिकार के संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे को संशोधन नहीं कर सकती है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीवाद। क्वेश्चन नंबर 61 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये थे YV चंद्रचूड़, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहे। ये रहे YV चंद्रचूड़, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 पे आ जाते 63 पे आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कमल नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 64 है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो ये किए थे HM हिदायतुल्लाह ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्याग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी AN रे। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 पे आते हैं, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश ये थी फातिमा बीवी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों का आधिकारिक में आते हैं? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकारों के संरक्षण के मामले में। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 है, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 और 3 दोनों। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें 2 में दिया हुआ है, परामर्शित अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देशन पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई, और 3 में दिया हुआ परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देशन पर व्यक्त हुआ उच्चतम न्यायालय के मत सरकार बाध्यकारी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 129। क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये थे इंदु मोहित्रा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, परामर्शदायी अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की किस विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति द्वारा। हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 73 पे, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इस समय मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 10 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 75 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 76 में भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत के उच्चतम न्यायालय को, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 79 है, डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों के मान्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1 और 4। तो 1 में दिया हुआ भारत सरकार तथा 1 या अधिक राज्यों के बीच विवाद, और 4 में दिया हुआ 2 या 2 अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो इस सब को उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 81 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के शीर्ष न्यायालय की अधिकारिता के अधीन में से क्या नहीं आता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कॉलेजिएट अधिकारिता। क्वेश्चन नंबर 82, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई है और 2 में है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। तो ये गलत है, तो इसका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।